द क्रॉनिकल्स ऑफ द नार्निया बुक 2 चैप्टर 1 लूसी लुक्स इनटू अ वार्डरोब। एक समय की बात है, 4 भाई बहन थे। लूसी पेवेंसी सबसे छोटी लड़की, एडमंड पेवेंसी लूसी से बड़ा लड़का, सूजन पेवेंसी एडमंड से बड़ी लड़की और पीटर पेवेंसी सबसे बड़ा लड़का। वो चारों लंदन में हवाई हमले होने के कारण एक बूढ़े प्रोफेसर के घर भेज दिए गए थे, जो कि बड़े शहरों से दूर देहात में रहते थे। उस घर में पहुंचकर वो चारों देखते हैं कि वो घर कितना बड़ा था। उस घर में वो प्रोफेसर रहते थे। उस घर का ख्याल रखने वाली मिसेज मैक्रेडी रहती थी और 3 नौकर रहते थे। जिस रात वो बच्चे उस घर में पहुंचे थे, उन सब ने अगले दिन बाहर खेलने का प्लान बनाया। अगले दिन वो लोग जब उठे तो वहाँ बहुत जोर से बारिश हो रही थी। बारिश को देख के उन सबका प्लान चौपट हो चुका था, लेकिन उस बड़े से घर में उन लोगों के पास समय काटने के लिए चीजों की कमी नहीं थी। वहाँ ढेर सारी किताबें थीं और वो घर इतना ज्यादा बड़ा था कि उन सब ने उस घर को अच्छे से देखने का प्लान बनाया। वो चारों हर एक कमरे, हर एक गलियारे में गए। उन्हें उस घर में कई चीजें मिली, जैसे पुराने जमाने के सैनिकों की पोशाकें, खाली बेडरूम्स और कई सारी किताबें। उन सारे कमरों में से एक कमरा था जो कि पूरी तरह खाली था, सिवाय एक अलमारी के, जो कि उस कमरे में एक लौती चीज थी। पीटर और बाकी बच्चे तो उसे देख के आगे बढ़ गए थे, पर उस अलमारी ने लूसी के मन की जिज्ञासा जरूर जगा दी थी। लूसी को जैसे पता था कि उस अलमारी का दरवाजा लॉक्ड होगा, पर वो नहीं था। लूसी ने उस दरवाजे को खोला और देखा कि वो अलमारी कई सारे मोटे फर के कोट से भरी हुई है। जैसे ही उसने उस दरवाजे को खोला, उसमें से 2-3 मॉथ बॉल्स बाहर आके गिरी। लूसी उस अलमारी को अच्छे से देखने के लिए उसमें घुसी और उसने देखा कि उन कोट्स के पीछे एक और कोट्स की कतार थी। वो उस दूसरी कतार के पीछे भी गई और अब वो अपनी उंगलियों से वो अलमारी की लकड़ी नहीं महसूस कर पा रही थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, उसने अपने आप से कहा कि ये अलमारी इतनी भी बड़ी नहीं है। वो चलती गई और उसके पैरों के नीचे पाउडर जैसा कुछ आया, जो कि एकदम ठंडा था। लूसी ने अपने आप से कहा, शायद वो मॉथ बॉल्स होंगी। लूसी आगे बढ़ती रही और उसे महसूस हुआ कि वो लकड़ी जो उसे पहले अपने हाथों पर महसूस हो रही थी, अब वहाँ कुछ खुरदुरा सा है, जैसे कि पेड़ की टहनी हो। वो थोड़ा और आगे बढ़ी और उसे एक रोशनी दिखी, जिस तक पहुंच के उसने पाया कि वो रात के समय एक जंगल में खड़ी है जहां बर्फ गिर रही है। लूसी अपने आप को उस जंगल में पाके थोड़ा सा डर गई, जिसके साथ साथ उसे एक्साइटमेंट भी फील हुई। लूसी ने पीछे मुड़कर देखा कि उस अलमारी का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। दरवाजे के उस पार अभी भी दिन है। मैं जब चाहूँ वापस जा सकती हूँ, लूसी ने अपने आप से कहा। लूसी सामने दिख रही एक रोशनी की तरफ बढ़ी और वहां पहुंचकर उसने देखा कि वो एक लैंप पोस्ट थी। वो उस लैंप पोस्ट पर पहुंचकर सोचने लगी कि जंगल के बीचों बीच एक लैंप पोस्ट क्या कर रही है। उस लैंप पोस्ट को देखकर लूसी ये सोचने लगी कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे कुछ दूर से तबड़क तबड़क जैसी आवाजें आने लगी और उसने देखा कि उस जंगल के पेड़ों के बीच में से एक अजीब किस्म का व्यक्ति निकलकर आया। वो व्यक्ति लूसी से थोड़ा सा ही लंबा था। उसके हाथ में छाता था, जो कि उसने अपने सर के ऊपर पकड़ रखा था। कमर के ऊपर से वो एक इंसान जैसा था, लेकिन कमर के नीचे से वो एक बकरी जैसा था और उसके पैरों पर चमकते काले बाल थे और इंसानी पंजों की जगह बकरी के खुर थे और साथ ही में उसके गले में एक लाल ऊनी मफलर भी था। उसका एक अनजान लेकिन सुकून भरा चेहरा था। उसकी छोटी और नुकीली दाढ़ी थी और घुंघराले बाल थे और उन बालों के बीच से 2 सींग भी निकल रहे थे। वो एक फॉन था। फॉन ऐसे प्राणी होते हैं जो आधे इंसान और आधे बकरी जैसे होते हैं। उस फॉन के एक हाथ में वो छतरी थी और दूसरे हाथ में कई सारे भूरे कागज में लिपटे पार्सल्स थे। जैसे उस फॉन ने लूसी को देखा, उसके हाथ से वो सारे पार्सल्स गिर गए। चैप्टर 2 बट लूसी फाउंड देयर। वो फॉन अपने हाथ से गिरे पार्सलों को उठा लेता है और फिर लूसी से पूछता है कि क्या वो ईव की बेटी है, जिस पर लूसी उसकी बात नहीं समझ पाती और पूछती है क्या, जिस पर वो फॉन कहता है कि क्या वो एक लड़की है, जिस पर लूसी कहती है कि हाँ वो एक लड़की है। वो फॉन कहता है कि वो आज से पहले किसी भी एडम के बेटे या ईव की बेटी से नहीं मिला। इसके बाद वो फॉन लूसी को बताता है कि उसका नाम टमनस है और उसे पूछता है कि लूसी का नार्निया में कैसे आना हुआ। लूसी कहती है नार्निया क्या होता है। टमनस उसे बताता है कि ये जगह जहाँ वो खड़ी है ये नार्निया है। वो फॉन लूसी को बताता है कि लैंप पोस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ कैर पैरावेल के किले के बीच में जो भी जमीन पड़ती है वो नार्निया की जमीन है। मिस्टर टमनस लूसी को अपने घर आकर चाय पीने के लिए ऑफर करते हैं। लूसी पहले थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर उनके साथ चली जाती है। मिस्टर टमनस के घर पहुंचकर लूसी देखती है कि वो एक गुफा में रहते हैं। वो गुफा एक लाल पत्थर से बनी हुई थी और उस गुफा के अंदर एक खूबसूरत सा घर था। उस घर के अंदर एक बढ़िया नरम और गर्म आग जल रही थी। वहाँ बैठने के लिए छोटी छोटी कुर्सियां थी और भट्टी के ऊपर एक बूढ़े फॉन की तस्वीर थी। लूसी देखती है कि उनके घर में एक दीवार पर एक दरवाजा था, जो कि शायद मिस्टर टमनस के बेडरूम की तरफ जाता हो, और दूसरी दीवार पर एक शेल्फ थी जिस पर कहीं
कई सारी किताबें थी। जब लूसी ये सब देख रही होती है तभी मिस्टर टमनस ने चाय बना ली होती है। चाय के साथ साथ मिस्टर टमनस कई सारी खाने पीने की चीजें भी लाए थे, जैसे कि टोस्ट, अंडे, सार्डीन्स, शहद और भी कई चीजें। और फिर उन्होंने अलमारी में से एक बांसुरी निकाली जो कि लकड़ी से बनी हुई थी। उन्होंने वो बांसुरी बजाई और उस बांसुरी को सुन के लूसी का हंसने का, रोने का, सोने का और नाचने का दिल करने लगा। कुछ घंटों बाद लूसी को जब एहसास हुआ कि वो कितनी देर से यहाँ पर है, उसने मिस्टर टमनस से वापस जाने की इजाजत मांगी। ये सुनकर मिस्टर टमनस ने थोड़े से दुख से अपना सर हिलाया और फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। लूसी ने मिस्टर टमनस से पूछा कि उन्हें क्या हुआ, और जब वो और रोने लगे तो लूसी ने उन्हें अपना रुमाल दिया। मिस्टर टमनस रोते रहे और लूसी का रुमाल गीला करते रहे, जिसके बाद लूसी ने थोड़े से गुस्से में कहा कि क्या दिक्कत हो गई, क्यों रोए जा रहे हैं आप। मिस्टर टमनस कहते हैं कि वो एक बहुत बुरे फोन है, जिस पर लूसी कहती है कि नहीं, वो बहुत अच्छे फोन है और सबसे अच्छे फोन है जिनसे वो आज तक मिली है। मिस्टर टमनस कहते हैं कि ऐसा नहीं है, अगर तुम जानती कि मैंने क्या किया है तो तुम भी मान जाती कि मैं बहुत बुरा फोन हूँ। मेरे पिताजी जिनकी तस्वीर उस भट्टी के ऊपर लगी हुई है, अगर उन्हें पता चल जाता कि मैंने क्या किया है तो वो मेरे से बहुत ज्यादा नाराज होते। इस पर लूसी पूछती है कि मिस्टर टमनस ने क्या किया है। मिस्टर टमनस कहते हैं कि वो व्हाइट विच के लिए काम करते हैं। लूसी पूछती है कि व्हाइट विच कौन है। मिस्टर टमनस उसे बताते हैं कि व्हाइट विच वो है जिसने नार्निया को अपने कब्जे में कर रखा है, और वो ही नार्निया में हर समय सर्दी रखती है और कभी भी क्रिसमस नहीं आने देती। लूसी उनसे पूछती है कि वो उस व्हाइट विच के लिए क्या काम करते हैं। मिस्टर टमनस बताते हैं कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा काम करता हूँ, मैं उस व्हाइट विच के लिए किडनैपिंग करता हूँ। व्हाइट विच ने मुझे ऑर्डर दिए हैं कि जब भी मैं किसी एडम के बच्चे से मिलूं तो मैं उसे अपनी गुफा में ले आऊं और सुलाकर व्हाइट विच के हवाले कर दूं। लूसी कहती है लेकिन आप बहुत अच्छे हैं और आप ऐसा नहीं करेंगे। मिस्टर टमनस कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। लूसी कहती है पर आप उसके लिए शर्मिंदा है ना। मिस्टर टमनस कहते हैं कि तुम समझ नहीं रही हो, मैं ऐसा अभी कर रहा हूँ, तुम एक बच्ची हो। मुझे आदेश मिला था कि अगर कभी भी मुझे इस जंगल में कोई एडम या ईव का बच्चा मिले तो मैं उसे विच के हवाले कर दूं, और तुम ही वो पहली बच्ची हो जो मुझे इस जंगल में मिली, और मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें विच के हवाले कर सकूं। जिस पर लूसी कहती है पर आप ऐसा नहीं करेंगे ना। मिस्टर टमनस कहते हैं कि हाँ, उन्हें ऐसा करना तो नहीं चाहिए, पर अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो उस विच को जरूर पता चल जाएगा, और जब ऐसा होगा तो वो उन्हें बहुत चोट पहुंचाएगी, उनकी पूंछ काट देगी, उनके खुर को घोड़े जैसा बना देगी और उनकी दाढ़ी नोच जाएगी, और अगर वो और भी ज्यादा गुस्से में हुई तो वो उन्हें पत्थर का बनाकर अपने महल में सजा लेगी, और वो तब तक दोबारा एक फोन नहीं बन पाएंगे जब तक कैर पैरावेल की 4 राजगद्दियां भर नहीं जाती। ये सब सुनने के बाद लूसी मिस्टर टमनस से विनती करती है कि वो ऐसा ना करें और उसे जाने दे। मिस्टर टमनस कहते हैं कि हाँ, वो आज तक किसी इंसान से नहीं मिले थे, उन्हें नहीं पता था कि इंसान कैसे होते हैं, और अब जब वो लूसी से मिल चुके हैं तो वो उसे विच के हवाले कर ही नहीं सकते। लूसी और मिस्टर टमनस हड़बड़ी में जल्दी से उनके घर से निकल जाते हैं लैम्प पोस्ट की तरफ। मिस्टर टमनस लूसी को बताते हैं कि उन्हें बहुत जल्दी जाना होगा क्योंकि इस पूरे जंगल में व्हाइट विच के खबरी भरे पड़े हैं और कुछ पेड़ भी उसी की तरफ हैं। मिस्टर टमनस और लूसी दबे पांव लैम्प पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, जहां से लूसी अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि उसकी दुनिया में अभी भी दिन था और अभी भी बारिश हो रही थी। वहां पहुंचकर वो चिल्लाने लगती है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं वापस आ गई हूँ। चैप्टर 3 एडमंड एंड द वार्डरोब। लूसी वार्डरोब से निकल के बाकी तीनों बच्चों को ढूंढ लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि वो वापस आ चुकी है और बिल्कुल ठीक है, जिस पर सूजन उससे पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रही है। लूसी कहती है कि क्या तुम में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि मैं कितनी देर से गायब थी, जिस पर पीटर उसको कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम छुपो और कोई तुम्हें नोटिस करे तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा और लंबा छुपना होगा। जिस पर लूसी कहती है और लंबा, मैं तो घंटों घंटों से गायब थी, फिर भी किसी ने नोटिस नहीं करा कि मैं यहाँ नहीं हूँ। पीटर पूछता है कि उसका क्या मतलब है। लूसी कहती है कि मैं तो इतने घंटों से गायब थी, मैंने चाय भी पी और मैंने कई सारी चीजें भी करी। सूजन कंफ्यूजन में कहती है लेकिन हम लोग तो अभी कमरे से अभी अभी बाहर आए हैं, तुम तो अभी भी वहीं थी। जिस पर पीटर कहता है कि लूसी कहानी बना रही है अपने मजे के लिए, और लूसी कहती है कि नहीं, ये कहानी नहीं है, वो अलमारी जादुई है, उसमें एक जंगल है और वहाँ बर्फ भी पड़ रही है, वहाँ एक चुड़ैल है और एक फौन भी, और उस जगह को नार्निया कहते हैं। जिस पर बाकी तीनों बच्चे हैरान परेशान हो जाते हैं, और तभी लूसी उन सबको खींच के उस अलमारी की तरफ ले जाती है। वो सब उस अलमारी को खोलते हैं और उन कोट्स की कतारों के पीछे देखते हैं। वहाँ बस एक आम सी अलमारी थी, ना कोई जंगल, ना कोई बर्फ, बस एक अलमारी और उसकी ठोस लकड़ी। ये सब देख के लूसी बहुत दुखी हो गई और बाकी सब उसकी सारी बातों को बस एक मजे के लिए बनाई गई कहानी समझने लगे। सूजन और पीटर तो इस सबको बस एक कहानी मान के आगे बढ़ गए, पर एडमंड लूसी को बार बार चिढ़ाता कि क्या उसे अपनी बर्फीली जगह वापसी
मिल गई। आने वाले कुछ दिन लूसी के लिए बहुत बुरे रहे। उन सारे दिनों में मौसम साफ रहा और उन बच्चों ने बाहर कई सारी चीजें करी, पर लूसी जिसकी बात कोई नहीं मान रहा था वो किसी भी चीज को ढंग से एंजॉय नहीं कर पाई। ये सब कुछ दिन चला, जब तक एक दिन फिर से बारिश होने लगी। बारिश वाले दिन जब इन बच्चों को बारिश के रुकने के कोई आसार नहीं दिखे तो इन सब ने छुपम छुपाई खेलने का प्लान बनाया। सूजन ने गिनती शुरू की और सब छुपने लगे। लूसी उस अलमारी वाले कमरे में गई। वो उस अलमारी में छुपना नहीं चाहती थी, पर छुपने से पहले उस अलमारी में एक बार फिर देखना चाहती थी। तभी लूसी को किसी के उसकी तरफ आने की आवाज आने लगती है और वो जल्दी से उस अलमारी में छुप जाती है। लूसी को तो लगा था कि वो सूजन थी जिसके कदमों की आवाज उसने सुनी, पर एक्चुअली में वो एडमंड था। एडमंड लूसी को अलमारी में जाते हुए देख लेता है और वो भी लूसी के पीछे पीछे उस अलमारी में घुस जाता है। एडमंड को तो लगा था कि उसे कुछ ही सेकंड्स में लूसी मिल जाएगी और वो उसे नार्निया के बारे में फिर से चढ़ाएगा, पर उसे उस अलमारी में जो मिला उस चीज की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एडमंड उस अलमारी से होते होते नार्निया पहुंच गया था, जहां उसने नार्निया के सूरज को उगते हुए देखा। उसने वो पूरा जंगल देखा। वो हैरान हो गया था। उस नार्निया के जंगल में जाकर ऐसा लगा जैसे कि वो उस पूरी दुनिया में एक लौता जिंदा प्राणी हो। इस जंगल में हर चीज शांत थी, कुछ भी हिल नहीं रहा था। वहाँ एडमंड की जगह कोई भी और जानवर पशु पक्षी नहीं था और वो जगह बहुत खूबसूरत थी। लूसी की तरह एडमंड भी नार्निया की खूबसूरती का साक्षी बना और एडमंड को एहसास हुआ कि उसने लूसी से कितना बुरा व्यवहार किया। वो जगह जिसे वो काल्पनिक समझ रहा था वो अब इतनी भी काल्पनिक नहीं लग रही थी। एडमंड ने कई बार लूसी को आवाजें लगाई और उसे कोई जवाब नहीं मिला। एडमंड घर वापस जाने का मन बना ही चुका था, लेकिन फिर उसे दूर से एक आवाज आने लगी। वो एक स्लेज था जिसे 2 रेनडियर खींच रहे थे। उन रेनडियर्स का फर इतना सफेद था कि उनमें और बर्फ में फर्क करना बिल्कुल नामुमकिन जैसा था। उस स्लेज को एक मोटा 3 फुट का बौना चला रहा था जिसने पोलार बियर के फर से बने हुए कपड़े पहने थे। उसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि उसके घुटने तक पहुंच रही थी और साथ ही उसने अपने सर पर एक लाल टोपी भी पहनी हुई थी। लेकिन उस छोटे से बौने के पीछे जो बैठा था वो तो उस बौने से बिल्कुल ही अलग था। उस स्लेज की सीट पर बैठी थी एक औरत, एक ऐसी औरत जो कि इतनी ऊंची थी जो कि आज तक एडमंड ने कभी नहीं देखा था। उस औरत ने सफेद रंग की पोशाक पहनी थी। उसके सर पर सुनहरा ताज था और उसके हाथ में एक सुनहरी छड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल नमक जैसा सफेद था और उसके होंठ सुर्ख लाल थे। उस औरत का चेहरा बहुत खूबसूरत था लेकिन बहुत ठंडा भी। जैसे ही उस औरत ने एडमंड को देखा उसने उस बौने को स्लेज रोकने को कहा और उसने ऐसा ही किया। उस औरत ने एडमंड से कड़क अंदाज में पूछा कि वो क्या है, जिस पर एडमंड ने कहा कि उसका नाम एडमंड है। उस औरत ने गुस्से में कहा कि एक रानी से इस तरीके से बात करी जाती है। एडमंड ने कहा कि महारानी साहिबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप एक रानी हैं। उस औरत ने कहा तुम्हें पता नहीं था, कोई नहीं, अब जान गए हो, लेकिन मैं फिर से पूछती हूँ तू क्या है। एडमंड कहता है कि मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहती हैं। मैं अभी स्कूल में हूँ, खैर मैं था छुट्टियों से पहले। चैप्टर 4 टर्किश डिलाइट। वो रानी एडमंड से पूछती है कि क्या वो एक ज्यादा बड़ा हो चुका बौना है जिसने अपनी दाढ़ी काट दी है, जिस पर एडमंड कहता है कि नहीं वो बौना नहीं है, एक लड़का है। वो रानी उससे पूछती है कि क्या वो एडम का बेटा है। ये बात सुन के एडमंड समझ नहीं पाता और कुछ नहीं बोलता। फिर वो रानी बोलती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ, तू एक नंबर का बेवकूफ है, अब जल्दी से बता क्या तू एक इंसान है। एडमंड कहता है हाँ वो एक इंसान है। उसके बाद वो रानी उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया। एडमंड उसे बताता है कि वो एक अलमारी से आया है, एक दरवाजे से। रानी पूछती है कि कैसा दरवाजा। एडमंड उसे बताता है कि वो एक अलमारी के दरवाजे में घुसा था और अगले ही पल उसने अपने आप को नार्निया में पाया। ये सुनकर वो रानी अपने आप से कहती है कि इंसानों की दुनिया से दरवाजा, मैंने ऐसी चीज के बारे में सुना हुआ है और ये खतरनाक नहीं है। एक तो ये अकेला है और दूसरा एकदम बेवकूफ है, इसे तो मैं आराम से संभाल सकती हूँ। वो रानी अपनी सुनहरी जादुई छड़ी उठाती है और एडमंड को लगा था कि वो कुछ गलत करने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस रानी ने एडमंड को कहा कि तुम इतनी ठंड में क्यों खड़े हो, आओ यहाँ बैठो मेरे पास। एडमंड ऐसा नहीं करना चाहता था पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस रानी को मना कर पाता। एडमंड उस रानी के स्लेज पर चढ़ा और उस रानी के बगल में बैठा और उस रानी ने एडमंड को अपने कोट से ढक दिया। उस रानी ने एडमंड से पूछा कि क्या वो कुछ गर्म पीना चाहेगा। एडमंड ने कहा हाँ। उस रानी ने एक छोटी सी शीशी निकाली जो कि तांबे की बनी हुई थी और उस शीशी से एक बूंद बर्फ पर टपकाई। जैसे ही वो बूंद बर्फ पर गिरी वो एक खूबसूरत से गिलास में तब्दील हो गई जिसमें कुछ गर्म सी पीने की चीज थी। एडमंड को वो अनजान गर्म चीज पी के बहुत अच्छा लगा। उस रानी ने एडमंड को उस पेय के साथ कुछ खाने के लिए भी ऑफर किया और एडमंड से पूछा कि वो क्या खाना चाहेगा और एडमंड ने टर्किश डिलाइट की मांग की। रानी ने फिर से उस तांबे की शीशी से एक और बूंद टपकाई और इस बार वो एक गोल हरे रिबन से बंधा एक बक्सा बन गया जो कि स्वादिष्ट और सबसे अच्छी टर्किश डिलाइट से भरा हुआ था। एडमंड ने उस टर्किश डिलाइट जैसा पहले कभी कुछ नहीं खाया था। जब एडमंड वो टर्किश डिलाइट खा रहा था तो वो रानी उससे सवाल किए जा रही थी
एडमंड ने उस रानी को अपने भाई बहनों के बारे में बताया और साथ ही में ये भी बताया कि उसकी बहन लूसी यहाँ किसी मिस्टर टमनस नाम के फौन से मिली थी। वो रानी उसके भाई बहनों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड थी। वो बार बार उससे पूछ रही थी कि वो 4 भाई बहन ही है ना, 2 एडम के बेटे और 2 ईव की बेटियां, ना एक कम ना एक ज्यादा। और एडमंड अपने टर्किश डिलाइट से भरे हुए मुंह से उसे बार बार यही बता रहा था कि हाँ वो 4 भाई बहन ही हैं। अब जब एडमंड वो सारी टर्किश डिलाइट निपटा चुका था, वो उस खाली डिब्बे को घूर रहा था और चाहता था कि वो रानी उसके लिए एक और डिब्बा बना दे। वो रानी भी ये बात जानती थी, पर एक और बात जो सिर्फ वो रानी जानती थी वो ये थी कि वो टर्किश डिलाइट कोई आम टर्किश डिलाइट नहीं थी, वो जादुई टर्किश डिलाइट थी। वो ऐसी नशीली टर्किश डिलाइट थी कि उसे एक बार जो खा ले वो और खाने से अपने आप को रोक ही नहीं सकता। अगर किसी को मौका मिले तो वो उस टर्किश डिलाइट को तब तक खाता रहेगा जब तक वो मर नहीं जाता। एडमंड रानी से और टर्किश डिलाइट मांगता है और वो रानी कहती है कि अगर एडमंड अपने भाई बहनों को उसके घर लेकर आएगा तो वो उसे ढेर सारी टर्किश डिलाइट देगी। और वो अभी नहीं दे सकती क्योंकि उसका जादू बस एक बार ही काम करता है, पर उसके घर में वो जितनी चाहे उतनी टर्किश डिलाइट बना सकती है। ये सुन के एडमंड कहता है कि पर वो लोग अभी डायरेक्टली उसके घर क्यों नहीं जा सकते। वो रानी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके खुद के बच्चे नहीं हैं और वो एडमंड को नार्निया का प्रिंस बनाना चाहती है, जो कि आगे चल के नार्निया का राजा बनेगा। और राजाओं को सलाहकारों की भी तो जरूरत होती है, इसीलिए वो चाहती है कि वो अपने भाई बहनों को उसके घर लेकर आए। वो रानी उसे अपनी दुनिया में जाके अपने भाई बहनों को उसके घर लाने को कहती है और उसे ये भी बताती है कि जंगल के पार 2 पहाड़ियों के बीच में उसका घर है। वो रानी एडमंड को ये भी कहती है कि वो अपने भाई बहनों को उसके बारे में कुछ ना बताए ताकि वो उन सबको सरप्राइज दे सके। जिसके बाद वो रानी एडमंड को वहां उतार के चली जाती है। रानी के स्लेज के गुजरने के तुरंत बाद एडमंड को उसकी तरफ भाग के आ रही लूसी दिखती है। लूसी एडमंड को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और एडमंड भी लूसी से उसकी बात ना मानने के लिए माफी मांगने को तैयार हो जाता है। एडमंड लूसी से पूछता है कि वो इतनी देर से कहाँ थी, जिस पे लूसी उसे बताती है कि वो मिस्टर टमनस के साथ लंच कर रही थी और व्हाइट विच को लूसी के बारे में कुछ नहीं पता चला और मिस्टर टमनस भी बिल्कुल ठीक है। ये सब सुन के एडमंड लूसी से पूछता है कि ये व्हाइट विच कौन है। लूसी उसे बताती है कि व्हाइट विच बहुत ज्यादा बुरी है और अपने आप को नार्निया की रानी बताती है। वो जो भी उसके खिलाफ कुछ बोले उसे पत्थर का बना देती है और उसने नार्निया पे ऐसा जादू कर रखा है जिससे यहाँ हमेशा सर्दी रहती है और कभी भी क्रिसमस नहीं आता और वो अपने स्लेज पे इधर उधर घूमती रहती है। लूसी ने एडमंड को व्हाइट विच की छड़ी और ताज के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि नार्निया के सारे अच्छे प्राणी उससे नफरत करते हैं। एडमंड जो कि बहुत बेहतरीन हालत में नहीं था क्योंकि उसने अभी अभी इतनी सारी टर्किश डिलाइट जो खा ली थी, उसकी ये बात सुन के कि उसने जिस रानी से अभी अभी दोस्ती करी है वो असलियत में एक चुड़ैल है और भी बुरी हालत हो चुकी थी, पर क्योंकि उसके मुंह वो जादुई टर्किश डिलाइट लग चुकी थी इसलिए वो उसे दोबारा खाने के लिए कुछ भी कर सकता था। एडमंड ने लूसी से पूछा कि उसे व्हाइट विच के बारे में किसने बताया। लूसी ने बताया कि ये सब उसे मिस्टर टमनस ने बताया है। एडमंड ने मिस्टर टमनस की बात सच होने पर थोड़ी सी शंका जताई, जिसके बाद वो दोनों अपनी दुनिया में वापस चले गए। एडमंड की शक्ल उतरी हुई थी और उसकी तबीयत भी थोड़ी बहुत खराब होने लगी थी और उसका मूड भी बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं था क्योंकि अब उसे मानना होगा कि वो गलत था और अनजाने में उसने व्हाइट विच से भी तो दोस्ती कर ली थी। चैप्टर 5 बैक ऑन दिस साइड ऑफ द डोर। अपनी दुनिया में वापस आके एडमंड और लूसी ने अभी भी छुपम छुपाई खेल रहे सूजन और पीटर को ढूंढा और लूसी ने बहुत जोर की खुशी से उन दोनों को बताया कि अब तो एडमंड ने भी नार्निया देख लिया है। एडमंड जो कि बद से बदतर हुए जा रहा था, उसने सच बताने की जगह सूजन और पीटर से ये कहा कि वो बस लूसी की कहानी में हाँ मिला रहा था। ये सुन के लूसी बहुत ज्यादा दुखी हो गई और वहाँ से भाग गई। सूजन और पीटर एडमंड की इस हरकत से कतई खुश नहीं थे और पीटर ने ये बयान करने में जरा सी भी कसर नहीं छोड़ी। पीटर और सूजन इस पूरी चीज को संभालने की कोशिश करते रहे और लूसी अपनी बात पे अड़ी रही और ये सुन के पीटर और सूजन को लगा कि लूसी बवला गई है। वो दोनों ये समझ के प्रोफेसर के पास गए ताकि प्रोफेसर उनके पिता को इस बारे में चिट्ठी लिख पाए और लूसी का कुछ इलाज वगैरह हो पाए। प्रोफेसर डिग्री कर्क जिनके घर में वो लोग रह रहे थे, उन्होंने उन दोनों की पूरी बात सुनी और फिर कुछ ऐसा कहा जो कि पीटर और सूजन दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था। प्रोफेसर ने उन दोनों से कहा कि उन दोनों के पास क्या सबूत है कि लूसी झूठ बोल रही है। वो उन दोनों से कहते हैं कि एडमंड और लूसी में कौन हमेशा सच बोलता है। पीटर और सूजन दोनों ही कहते हैं कि किसी भी दिन वो लूसी का नाम लेते, पर कुछ दिनों से लूसी जो कहानियां बना रही है उनको सुन के उसके सच्चा होने पर उन्हें ज्यादा भरोसा नहीं है। प्रोफेसर उन दोनों को लॉजिक देते हैं कि लूसी के सच बोलने के ज्यादा चांसेस हैं और उन दोनों को भेज देते हैं।
कुछ दिनों बाद मिसेस मैक्रेडी कुछ विजिटर्स को उस घर की चीजें दिखा रही होती हैं। पीटर और एडमंड उसी पुराने जमाने की सैनिकों की पोशाक को देख रहे होते हैं। तभी सूजन आके बताती है कि मिसेस मैक्रेडी आ रही हैं। मिसेस मैक्रेडी ने उन बच्चों को साफ बताया था कि जब भी उस घर में कोई आए और मिसेस मैक्रेडी उसे घर दिखाएं तो उन्हें अपने आसपास बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए मिसेस मैक्रेडी के डर से वो बच्चे जल्दी से दुम दबा के भाग गए और उस खाली कमरे की उस अलमारी में जाके छुप गए। तो ये थी बुक 2 और उस बुक 2 के पहले 5 चैप्टर्स। अगर आपने ऑलरेडी बुक 1 सुन रखी है पूरी तो बहुत बढ़िया। अगर आपने बुक 1 नहीं सुनी तो गो एंड वॉच इट। उसके सारे 15 चैप्टर्स और उसका रिव्यू चैनल पे अवेलेबल है। उसके अलावा ये बुक के ऊपर एक मूवी बनी हुई है। अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको हो सकता है इसमें और मजा आए कहानी को सुन के। यू विल एंजॉय द स्टोरी। और अगर आपने बुक देख रखी है तो मैं तो जानता हूँ कि बुक और मूवी के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, लेकिन क्या आप लोग वो डिफरेंसेस स्पॉट कर पाए? नीचे जाइए कमेंट्स में और जो भी डिफरेंसेस आपको लगे मूवी और बुक के अंदर जो आपको याद आ रहे हैं या आप मूवी रिवॉच करके इसको सुने तो आपको जो डिफरेंसेस मिले नीचे उन्हें कमेंट्स करके बताइए। साथ ही साथ अगर आप इस पूरी बुक सीरीज को खुद पढ़ना चाहते हैं, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़ें क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक सीरीज है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि आप रीडिंग को मूवीज के कंपैरिजन में ज्यादा एंजॉय करेंगे। मैंने खुद पर्सनली इस बुक को रीड करा, रीड करने के बाद मूवी देखी और मैंने खुद बुक की रीड को ज्यादा एंजॉय करा। तो और अगर आप इन बुक्स को मेरे दिए गए लिंक से खरीदते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अमेजोन का, तो मुझे बड़ी हेल्प होगी, चैनल को बहुत हेल्प होगी। तो अगर आप डिसाइड करते हैं पढ़ने का तो उन लिंक से बुक खरीदिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।